रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस पढ़ने के बाद में एक दो पॉइंट्स और पढ़ेंगे आज, और फिर कर्व मिरर स्टार्ट करेंगे। प्लेन मिरर में हमने बहुत सारे स्पेशल केसेस भी कर लिए, और इमेजेस फॉर्मेशन, हाइट ऑफ वॉल, हाइट ऑफ मिरर, ठीक है ना। तो कुछ एक एडिशनल पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। प्लेन मिरर के, और उसके बाद में स्टार्ट करेंगे हम कर्व्ड मिरर। प्लेन मिरर में हमने ये देख लिया था एक बार पहले, ये मैंने आपको शुरू में बताया था कि अगर इंसिडेंट रे को आप थीटा एंगल से रोटेट करते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे भी थीटा एंगल से रोटेट हो जाती है, और अपोजिट सेंस में। लेकिन अगर मिरर को हम रोटेट करेंगे तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि ये मिरर है, और ये इसका नॉर्मल है। इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, अगर ये एंगल आई पर आती है तो इसका मतलब एंगल आई पर ही ये रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये इंसिडेंट है और ये रिफ्लेक्टेड है। अब अगर आपने इंसिडेंट रे को वही रखा और मिरर को आपने घुमा दिया, ये जो मिरर है इसको आपने थीटा एंगल से रोटेट कर दिया, तो न्यू पोजीशन इसकी ये हो जाएगी। यानी कि मिरर को आपने थीटा एंगल से रोटेट कर दिया है। तो इसका जो नया नॉर्मल आएगा वो भी थीटा एंगल से रोटेट हो चुका होगा। ठीक है ना। तो अब इंसिडेंट रे जो इस एंगल बनाएगी नॉर्मल से, क्योंकि ये थीटा एंगल से रोटेट हो चुका है खुद, तो अब ये एंगल हो जाएगा यहाँ पर आई प्लस थीटा। तो नई रिफ्लेक्टेड लाइन जो आएगी, या नई रिफ्लेक्टेड रे जो आएगी, वो अब इस नए नॉर्मल से आई प्लस थीटा एंगल पे ही होगी। यानी ये एंगल जो बनेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, वो आई प्लस थीटा ही होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर दो रिफ्लेक्टेड रे दिख रही हैं। ये पुराने वाली रिफ्लेक्टेड रे है और ये नई वाली रिफ्लेक्टेड रे है, और इन दोनों के बीच में जो एंगल आएगा वो 2 थीटा होगा। यानी इफ मिरर इज रोटेटेड बाय एंगल थीटा, और इंसिडेंट रे को हम वही रखें, तो रिफ्लेक्टेड रे जो होगी is rotated by angle 2 theta in the same sense. तो ये इंपॉर्टेंट केस है। ये एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक थीटा होगा,
ठीक है ना, क्योंकि नया नॉर्मल और पुराना नॉर्मल ये एंगल थीटा होगा, और ये पूरा एंगल तो आपको दिख रहा है आई प्लस थीटा है, तो ये एंगल जो आएगा वो 2 थीटा आएगा। इसको अगर हम एग्जांपल से समझेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये प्लेन मिरर है, ठीक है, और ये इस प्लेन मिरर पर नॉर्मल है। इंसिडेंट रे जो पुरानी वाली है उसको मैं डैश जैसे बनाता हूँ, ठीक है। ये पुराने रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी। अब मान लीजिए कि 30 डिग्री पर इंसिडेंट हो रही है, इसका मतलब ये यहाँ से 30 डिग्री पर ही रिफ्लेक्ट हो रही होगी। अब आपने क्या किया, अब आपने इस मिरर को रोटेट करा दिया, मान लेता हूँ कि 10 डिग्री से रोटेट करा दिया। तो ये मिरर यहाँ पर 10 डिग्री से रोटेट हो गया है। तो अब इसका जो नया नॉर्मल आएगा वो भी 10 डिग्री रोटेट हो चुका होगा, तो नया नॉर्मल जो आएगा वो यहाँ आएगा, और वो कितना एंगल रोटेट हो चुका होगा, वो पुराने नॉर्मल से 10 डिग्री रोटेट हो चुका होगा। तो अब इस नॉर्मल से ये इंसिडेंट रे जो एंगल बनाएगी, ये एंगल 30 है, और प्लस 10 कितना हो जाएगा 40। तो जो नई रिफ्लेक्टेड लाइट आएगी वो भी इस नॉर्मल से 40 डिग्री एंगल बनाएगी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एंगल होगा वो हो जाएगा 40 डिग्री। अब ये पुरानी रिफ्लेक्टेड लाइट है और ये नई रिफ्लेक्टेड लाइट है, आपको इन दोनों के बीच में एंगल देखना है कि क्या आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये एंगल जो दिख रहा है आपको 30 डिग्री है, उसमें से ये 10 है, तो ये एंगल हो गया 20, है ना। ये एंगल यहाँ से दिख रहा है आपको 40, और ये 10 कितना हो गया 50। यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल हो गया 50, और 50 में से ये एंगल माइनस हो जाएगा 30, क्योंकि ये 10 है, ये 10 है, ये 20 है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल कितना हो गया 30, और यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल हो गया, ये देखिए आप 40 प्लस 10 कितना हो गया 50, और ये एंगल है 30। तो ये एंगल जो बचेगा 50 माइनस 30, यानी कितना बचेगा 20 डिग्री। दोबारा अगर आप बनाएंगे इसको तो आपको और समझ में आ जाएगा कौन कौन से एंगल मैंने लिए हैं यहाँ पर। मैं एक बार फिर इसको रिवर्स करता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले आप ये देखिए कि पुराने वाली जो रिफ्लेक्टेड लाइट थी ये R1, ये लाइट ये यहाँ से कितना एंगल बना रही थी 30, तो ये एंगल 30 है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, उसमें से ये 10 है तो ये 20 हो गया, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक 30 डिग्री हो गया, और ये 10 प्लस 40 50 हो गया, ये 40 है और इसमें 10 हम ऐड कर देंगे तो 50 हो जाएगा, कंप्लीट एंगल 50 हो जाएगा, और 50 में से ये 30 माइनस हो जाएगा तो ये एंगल बचेगा 20। तो
तो मिरर को आप जैसे जैसे घुमाते जाएंगे, अब मिरर को आप कहाँ तक घुमा पाएंगे, ये आपको देखिए कि पहले अगर यहाँ से ये एंगल 30 था तो ये एंगल कितना था, 60 था। तो इसका मतलब इस मिरर को आप 60 तक ही घुमा सकते हैं। 60 तक घुमाने के बाद में तो मिरर उल्टी साइड में चला जाएगा। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि रिफ्लेक्टेड रे जो है वो किस तरफ मुड़ी है, ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ऐसा क्वेश्चन आपको सामने आता है, ये मिरर है और ये इस मिरर पर नॉर्मल है, ये इंसिडेंट लाइट है, ये रिफ्लेक्टेड लाइट है, ये दूसरी रिफ्लेक्टेड लाइट है। ठीक है ना। आपसे ये क्वेश्चन में कहा गया है कि ये एंगल पहले 20 डिग्री था और ये एंगल जो दिया है, ये एंगल दे दिया है आपको 30 डिग्री। तो फाइंड आउट द एंगल by which the mirror is rotated। तो बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। अगर इन दोनों के बीच में एंगल 30 डिग्री है, इसका मतलब आपने मिरर को भी इस डायरेक्शन में 30 के आधे 15 डिग्री से रोटेट किया होगा। तो यहाँ पर 2 थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है 30 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 15 डिग्री। एक क्वेश्चन और करते हैं। ये मिरर है और ये इंसिडेंट रे है। ये एंगल आपको 30 डिग्री दे रखा है। अब क्वेश्चन पूछा गया आपसे, फाइंड आउट द एंगल by which the mirror is rotated so that the reflected ray becomes parallel to the mirror। जिससे कि रिफ्लेक्टेड रे जो है वो मिरर के पैरेलल हो जाए। तो सॉल्यूशन देखते हैं यहाँ पर हम। क्योंकि न्यू रिफ्लेक्टेड रे क्वेश्चन में लिखा है कि न्यू रिफ्लेक्टेड रे मस्ट बी पैरेलल टू द मिरर, यानी कि नई रिफ्लेक्टेड रे जो आएगी वो इस तरफ आएगी। अगर ये एंगल 30 है तो ये एंगल भी कितना होगा, 30। इसका मतलब ये एंगल कितना हो गया, 60। तो रिफ्लेक्टेड रे कितना एंगल से घूम गई, 60 डिग्री से घूम गई। रिफ्लेक्टेड रे रोटेट हुई है 60 डिग्री से और वो भी क्लॉकवाइज। तो 2 थीटा इक्वल टू 60, तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। इसका मतलब मिरर जो है वो रोटेट हुआ है 30 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है।
तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। दूसरा देखते हैं हम डेविएशन। डेविएशन में से मैंने आपको बताया था पहले, इंसिडेंट और आउटगोइंग रे के बीच में जो एंगल होता है उसे हम डेविएशन कहते हैं। क्योंकि अब डेविएशन यहाँ पर कॉम्बिनेशन में आएगा तो मैं आपको एक बार फिर थोड़ा सा डेविएशन बता देता हूँ। डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर ये इंसिडेंट रे और ये आउटगोइंग या रिफ्लेक्टेड रे है। अगर ये एंगल आई है तो इसका मतलब ये एंगल भी आई है। इंसिडेंट रे को आप आगे बढ़ाइए उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में वो आ रही थी, तो ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन हो जाएगी। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल आएगा वो एंगल कहलाता है डेविएशन, और वो डेविएशन हो जाएगा यहाँ पर डेल्टा। तो डेविएशन यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल। ठीक है ना। तो ये पूरा एंगल देखें आप यहाँ से लेके यहाँ तक, तो वो 180 है, और इसमें से ये एंगल 2i है। तो डेविएशन बराबर हो जाएगा यहाँ पर 180 माइनस 2i। ठीक है। तो डेविएशन डेल्टा इक्वल टू पाई माइनस 2i। वेरिएशन देखें अगर हम इसका डेविएशन का i के साथ में, तो डेल्टा इक्वल टू माइनस 2i प्लस पाई। अगर डेल्टा को लेते हैं आप y एक्सिस पर, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इसको लेते हैं आप x एक्सिस पर, तो ये बन जाएगा y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। माइनस एम एक्स प्लस सी का मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन होगी जिसका इंटरसेप्ट पॉजिटिव और स्लोप नेगेटिव होगी। तो डेल्टा और आई में जो कर्व आएगा वो इस तरह से आएगा। ठीक है ना। इसकी स्लोप जो होगी लाइन की -2 होगी, यानी कि अगर यहाँ पर ये एंगल अल्फा बन रहा है तो tan अल्फा इक्वल टू -2 है। ये एंगल अगर थीटा है तो tan थीटा की वैल्यू 2 है। अगर आप इंटरसेप्ट देख रहे हैं तो इंटरसेप्ट यहाँ पर पाई है। ठीक है ना। तो ये इस तरह का कर्व बनेगा डेल्टा और आई के बीच। अब हमारा जो पढ़ने का दोबारा मकसद था यहाँ पर वो था मल्टीपल डेविएशन। मल्टीपल डेविएशन आपको कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर में मिलेंगे। यानी कि एक से ज़्यादा प्लेन मिरर हो। तो अगर एक से ज़्यादा प्लेन मिरर होगा तो डेविएशन हम किस तरह से पता लगाएंगे वो देखते हैं। यहाँ पर दो मिरर हैं, ठीक है ना। और
मान लेता हूँ कि दोनों मिरर के बीच में एंगल थीटा है, एंगल है। ये इस मिरर का नॉर्मल होगा। लाइट रे जब इंसिडेंट होती है इस मिरर के ऊपर, तो जितने एंगल पर इंसिडेंट होगी उतने एंगल पर ही ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब हमें दूसरी सरफेस का नॉर्मल देखना पड़ेगा। तो दूसरी सरफेस का नॉर्मल ये है। तो ये लाइट मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बाद में इस तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब आप एंगल्स को देखिए अगर ध्यान से, तो मान लेता हूं मैं ये एंगल अल्फा है। तो ये मेन इंसिडेंट लाइट है, पहली बार रिफ्लेक्शन हुआ है अल्फा एंगल पर। अब ये यहाँ पर इंसिडेंट बन जाएगी। इस एंगल को मैं ले लेता हूँ बीटा। तो फिर ये एंगल भी कितना हो जाएगा, बीटा, और ये फाइनली रिफ्लेक्टेड लाइट हो जाएगी। ठीक है। अगर आपको डेल्टा 1 चेक करना है, डेल्टा 1 कैसा आएगा, ठीक है ना। अब मैंने आपको ये तो बता ही दिया है कि हम किस तरह से मेजर करते हैं। तो आप इंसिडेंट लाइट को आगे बढ़ाएंगे, इस इंसिडेंट लाइट को आप आगे बढ़ाएंगे तो पहला डेविएशन मिल जाएगा आपको। पहला डेविएशन यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये पहला डेविएशन जो होगा वो हो जाएगा पाई माइनस 2 अल्फा। है ना। और इसी तरह से दूसरा डेविएशन देखें हम अगर, तो हमारे हिसाब से वो हो जाना चाहिए पाई माइनस 2 बीटा। ये इंसिडेंट लाइट I2, तो ये एंगल आएगा डेल्टा 2, सॉरी नॉर्मल, क्योंकि आपको पता है 90 डिग्री एंगल पर होते हैं सरफेस से, ठीक है ना। तो ज़्यादा मैं खिचपिच नहीं करना चाहता हूँ। ये एंगल अल्फा है, तो इसका मतलब ये एंगल यहाँ पर हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। सिमिलरली ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस बीटा। तो जो रिलेशन बनने वाले हैं यहाँ पर, पहला रिलेशन नेट डेविएशन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, क्योंकि ये भी यहाँ पर आप देख रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, और ये भी यहाँ पर क्लॉकवाइज है। अगर अपोजिट होते तो फिर ये माइनस हो जाते। डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 को आप ऐड करेंगे यहाँ पर, तो पाई और पाई हो जाएगा 2 पाई माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा। लेकिन अल्फा और बीटा हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे, तो उसका रिलेशन अगर हमें मिल जाए यहाँ पर, तो आप देखिए इस ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं। इस ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल का सम थीटा प्लस 90 माइनस अल्फा प्लस 90 माइनस बीटा का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये हो जाएगा थीटा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। इसका मतलब फाइनल डेविएशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 पाई, मतलब 360 डिग्री माइनस 2 थीटा। जहां थीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है ना। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ये दोनों बातें आपको याद रखनी इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है कि ये दो मिरर हैं,
और ये मिरर 30 डिग्री पर है। इन दोनों मिरर के बीच में एंगल आपको गिवन है 30 डिग्री। मिरर नंबर 1 और मिरर नंबर 2। क्वेश्चन ये होता है कि इफ रेज इंसिडेंट at 60 degree to M1, find out delta 1, delta 2 and delta। यानी कि जो लाइट रे है वो इस मिरर पर 60 डिग्री एंगल पे आई है। ठीक है ना। इसका मतलब ये लाइट रे यहाँ से 60 डिग्री पे जाएगी भी। चलिए पहले क्वेश्चन बना देते हैं, फिर सॉल्यूशन करते हैं, वरना फिर एक ही में स्पीच हो जाएगा। तो आप देखिए 60 डिग्री पर इंसिडेंट हुई थी, तो 60 डिग्री पर ही ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब कोइंसिडेंस देखिए आप कि अगर ये एंगल यहाँ से 60 डिग्री होगा तो ये एंगल यहाँ पर 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना। 30 और 30 कितना हो गया 60। अब जो नॉर्मल होता है वो यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो पहले आप उस नॉर्मल को देखें अगर, तो नॉर्मल जो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, आप देखिए ये एंगल यहाँ पे कितना बन रहा है इस लाइन से, तो ये बन रहा है, अगर ये 60 है तो ये एंगल कितना है 120। इसका मतलब नॉर्मल इस तरफ बन जाएगा और ये रे जो है वो नॉर्मल से 30 डिग्री एंगल बना रही होगी। तो ये नॉर्मल यहाँ पे अंदर आ गया, देखिए आप इस तरह से। अब जब ये 30 डिग्री का एंगल यहाँ बन रहा है, क्योंकि ये 90 है और 30 30 60, ये पूरा एंगल 120 होना चाहिए, तो ये एंगल कितना हो गया 30 डिग्री। तो इसका मतलब रिफ्लेक्टेड लाइट जो होगी वो अब 30 डिग्री एंगल पर यहाँ से आएगी। जब यहाँ से एंगल कितना बनेगा 30, तो इसका मतलब यहाँ से जो एंगल बन रहा होगा वो बनेगा 60। 60 और 30 90, तो इसका मतलब इस सरफेस पर ये लाइट पूरी तरह से परपेंडिकुलर इंसिडेंट होगी, और जो लाइट परपेंडिकुलर इंसिडेंट होगी तो वो उसी पाथ पर लौट जाएगी। इसका मतलब फाइनल लाइट जो होगी इसके अंदर वो 3 बार रिफ्लेक्ट होगी। पहले M1 से, फिर M2 से, और उसके बाद वापस M1 से, और अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। और जब अपने पाथ को रिट्रेस करेगी तो इसका मतलब इसी पाथ पर लौट जाएगी। तो इंसिडेंट और फाइनल रिफ्लेक्टेड के बीच में जो एंगल आएगा वो होगा पाई। आप डेल्टा 1 चेक कर सकते हैं, डेल्टा 1 कितना आएगा।
डेल्टा 1 आ जाएगा, पाई माइनस 2 थीटा होता है 2 अल्फा 60 डिग्री। ये लाइट इस तरफ मुड़ी है, जबकि दूसरी बार जो लाइट गई थी आपको पता है यहाँ से जाने के बाद में इस तरफ नीचे गई थी, तो उसका डेविएशन जो आएगा वो इस तरफ आएगा और डेल्टा 2 हो जाएगा पाई माइनस 2 बीटा, यानी कि 180 माइनस 60, 180 माइनस 60 कितना हो जाएगा 120 डिग्री। नेट डेविएशन $180 डिग्री। नेट डेविएशन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, ठीक है। दोबारा एक बार देख लीजिएगा इसको, इसलिए मैं रुका हूँ। अब अगर आप यहाँ पे इस एंगल को देखते हैं ना, क्योंकि तीसरी बार ये मैंने डेल्टा 1 और डेल्टा 2 बताया यहाँ पर, इसमें एक डेविएशन और भी है, वो डेल्टा 3 है। तो अगर आप देखें तो सब मिला के डेविएशन जो आएगा वो तीनों का मिला करके आएगा, और वो कितना है यहाँ पर, इसमें 3 डेविएशन है, डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3। उसमें डेल्टा 1 और डेल्टा 2 की वैल्यू ये थी, और नेट डेविएशन तो हमको दिख ही रहा है, लाइट रिट्रेस हुई है तो 180 डिग्री है। लाइट जब कभी रिट्रेस होगी, मतलब जिस पाथ से आएगी फिर उसी पाथ पे लौट जाएगी, इसका मतलब डेविएशन जो आएगा वो 180 डिग्री आएगा। डेल्टा 3 पूछेगा यहाँ पर, तो डेल्टा 3 भी यहाँ पर 180 डिग्री है, क्योंकि आप देखें तो इसमें लाइट जीरो एंगल पर आई थी और नॉर्मल से जीरो एंगल पर आई थी, और इस तरह से नॉर्मल के अलोंग आई थी और चली गई थी। तो इंसिडेंट रे और आउटगोइंग रे के बीच में एंगल कितना आएगा यहाँ पर 180 डिग्री। ठीक है ना। तो वैसे अगर इस एग्जांपल में हम देखें तो हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो मैं इस, क्योंकि एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको एक बार फिर स्टेप बाय स्टेप इसमें जो जो बातें हमको सीखने को मिली है वो बताता हूँ। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि रे ऑप्टिक्स में एक बार डायग्राम बनने के बाद में फिर समझ में आना मुश्किल हो जाता है। तो देखिए, ये मिरर है और ये मिरर है, और इन दोनों मिरर के बीच में हमने एंगल जो दिया था वो 30 डिग्री था। तो 30 डिग्री ले लेते हैं, 30 डिग्री अप्रोक्सीमेटली इतना आएगा, ठीक है ना। तो ये सॉरी 30 डिग्री एंगल है। ये इसका नॉर्मल है, और इसके नॉर्मल से जो लाइट इंसिडेंट हुई है यहाँ पर वो 60 डिग्री एंगल पे हुई है। तो हमें ये एंगल 60 डिग्री मिल गया। तो नेचुरल सी बात है कि 60 डिग्री पर ये लाइट रे रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी। अब आप ध्यान से देखिए, मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ। तो ये इंसिडेंट रे थी, पहला डेविएशन जो आएगा पाई माइनस 2 इंटू 60, आप इसको भी डिग्री में कन्वर्ट करें या रेडियन, दोनों को रेडियन में कन्वर्ट करें तो 180 माइनस 120, तो ये कितना आएगा 60 डिग्री। और ये 60 डिग्री जो आ रहा है, तो आप देखिए ये रे इस तरफ आ रही थी और
रिफ्लेक्ट होकर के इधर चली गई है, तो ये जो आया है वो क्लॉकवाइज आया, पहली बात। अब आप देखिए दूसरी सरफेस की हम जब यहाँ बात करते हैं तो इसका नॉर्मल जो आएगा वो इधर आएगा। इस नॉर्मल से ये जो लाइट यहाँ पर इंसिडेंट हो रही है वो 30 डिग्री पर है, तो 30 डिग्री पर ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और 30 डिग्री पर जब रिफ्लेक्ट होगी तो मिरर नंबर M1 पर ये वापस 90 डिग्री पर इंसिडेंट होगी। क्योंकि ये एंगल में यहाँ पर 30 आएगा और 90 में से 30 गया तो ये एंगल कितना हो जाएगा 60, 90, 30, 120 और 60 कितना हो गया 180। तो ये 30 डिग्री पर, तो अगर हम डेल्टा 2 की बात करते हैं तो ये इंसिडेंट रे आ रही थी और गई है नीचे की तरफ, तो ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन और ये रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शन। तो अब जो डेल्टा 2 आएगा यहाँ पर पाई माइनस 2 इंटू 30 के हिसाब से वो 120 डिग्री आएगा। 60 हो गया, ये 180 में 60 गया 120 डिग्री, लेकिन ये कैसा आया एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर आप इसको पॉजिटिव ले रहे हैं तो आप इसको माइनस में लें। अब ये वापस थर्ड रिफ्लेक्शन, तो पहला रिफ्लेक्शन, फर्स्ट रिफ्लेक्शन कहाँ हुआ, फर्स्ट रिफ्लेक्शन हो गया मिरर M1 पर, सेकंड रिफ्लेक्शन हो गया मिरर M2 पर। यहाँ पर डेविएशन मिला हमें, चलिए प्लस का 60, तो यहाँ पर मिला हमें माइनस का 120। अब उसके बाद में थर्ड रिफ्लेक्शन वापस मिरर M1 पर हुआ, 90 डिग्री पे आई लाइट तो रिट्रेस कर जाएगी, रिट्रेस कर जाएगी इसका मतलब 180 डिग्री का डेविएशन मिलेगा क्योंकि लाइट रिट्रेस कर रही है। अब खेल क्या हो रहा है यहाँ पर आप ध्यान से देखें, तो फोर्थ रिफ्लेक्शन फिर होगा और वो कहाँ पर होगा M2 पर, क्योंकि लाइट रिफ्लेक्ट होकर के वापस यहाँ जाएगी, फिर वापस इस पाथ को फॉलो करती हुई जिस पाथ से आई थी उसी पाथ पर लौट जाएगी। तो पहली बार अगर डेविएशन -120 था तो अब डेविएशन हो जाएगा +120। उसके बाद में फिफ्थ रिफ्लेक्शन वापस M1 पे होगा, पहली बार डेविएशन +60 था तो अभी लाइट यूं आ रही होगी और यूं जाएगी, है ना। तो पहले का हमने लिया था क्लॉकवाइज, अभी हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, यानी पहले +60 था तो अब हो जाएगा -60। तो ये आफ्टर रिट्रेसिंग जब स्टार्ट हुई उसके बाद में ये दो डेविएशन और आ गए, 60 कैंसिल हो जाएगा, 120 कैंसिल हो जाएगा, और टोटल डेविएशन जो आपको मिलेगा वो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। साथ में ही हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको हम लोगों ने जब डिस्कस किया था तो आपको याद है मैंने कहा था कि थीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा होता है। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं थीटा यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा नहीं होगा, क्योंकि अल्फा की वैल्यू यहाँ पर 60 डिग्री है और बीटा की वैल्यू यहाँ पर 30 डिग्री है, और दोनों अपोजिट हैं यहाँ पर, इसलिए जो थीटा दिख रहा है आपको, ये थीटा एंगल जो दिख रहा है वो यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा है। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, और ये तब हुआ, एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया क्योंकि इसमें डेल्टा 1 और डेल्टा 2 दोनों अपोजिट है, तो सेंस ऑफ रोटेशन का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और वो आपको वैसे यहाँ से दिख ही जाएगा कि किस एंगल पर लाइट आ रही है, किस एंगल पर लाइट को जाना चाहिए। जब लाइट रिट्रेस करती है तो उसका डेविएशन 180 डिग्री होता है। प्लेन मिरर अपने आप में बहुत लंबा टॉपिक था, लास्ट इसका एक छोटा सा पॉइंट और पढ़ लेते हैं हम। फिफ्थ पॉइंट, नंबर ऑफ इमेजेस इनटू मिरर। जब मिरर होंगे पास पास तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनती हैं वो देखते हैं हम एंगल पर। तो एक मिरर ये है और एक मिरर ये है, इन दोनों के बीच में एंगल दे रखा होगा आपको थीटा,
और इनके बीच में कोई एंगल लाइन होगी, हो सकता है कि वो बराबर बाइसेक्ट कर रही हो इस एंगल को, या हो सकता है कि ना कर रही हो। कर रही होगी तो सिमेट्रिकल, नहीं कर रही हो तो असिमेट्रिकल, और यहाँ ऑब्जेक्ट रखा होगा। ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या क्या पूछा जाता है? सबसे पहली बात तो आपका काम होगा कि सबसे पहले आप कैलकुलेट करें 360 बाय थीटा, और इस 360 बाय थीटा का नंबर दे रहे हैं हम n। कैलकुलेट कर लें। उसके बाद में आप चेक करें कि n अगर इवन है कि n ऑड है। अगर n इवन आता है तो नंबर ऑफ इमेजेस हमेशा n-1 बनेगी, और अगर n ऑड होता है तो फिर आपको दो बातें चेक करनी पड़ेंगी कि ऑब्जेक्ट को आपने एंगल बाइसेक्टर पर रखा है, यानी कि सिमेट्रिकल कंडीशन में रखा है। अगर सिमेट्रिकल रखा है तो इमेजेस जो बनेंगी वो n-1 होंगी, और अगर असिमेट्रिकल रखा है, एग्जाम्पल कर लेंगे हम अभी, तो नंबर ऑफ इमेजेस n बनेगी। तो ये तो सबसे पहले फॉर्मूले से आपको पता लग ही जाएगा कि कितने इमेजेस बनने वाली हैं। साथ ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऑल द इमेजेस और जो ऑब्जेक्ट होगा ये सारे के सारे एक सर्किल पे होंगे। इसका मतलब इन सभी के एंगल्स का सम जो आएगा वो तो 360 ही आएगा, 360 से बड़ा हो ही नहीं सकता। ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मान लेता हूं मैं ये 2 मिरर्स हैं, और इन 2 मिरर्स के बीच में मान लेता हूं एंगल 60 डिग्री दिया है हमें। ये 60 डिग्री का एंगल है, 2 मिरर्स हैं, 60 डिग्री पर है। तो बताओ कितनी इमेजेस बनेंगी? तो सॉल्यूशन तो आसान हो गया इसका। सबसे पहले आपने n की वैल्यू कैलकुलेट करी, 360 बाय 60, 6 आ गया, इवन है, इसका मतलब इमेजेस जो बनेंगी यहाँ पर वो 5 होंगी। ऑब्जेक्ट को आप चाहे कहीं पर भी रखें, आप चाहे सिमेट्रिक रखें चाहे असिमेट्रिक रखें, इवन के केस में तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अब वो इमेजेस कहाँ बनने वाली है, कैसे बनने वाली है, उस पर ज़रा ध्यान लगाते हैं हम। तो मान लेता हूं मैं कि ऑब्जेक्ट को आपने यहाँ पर कहीं रखा है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा गया है। अब जाहिर सी बात है आपको दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट यहाँ सिमेट्रिक कंडीशन में नहीं रखा है। सिमेट्रिक का मतलब होता 30 डिग्री पे होता। मान लीजिए कि आपने इस तरह से रखा है कि ये एंगल 20 डिग्री बन रहा है और ये एंगल 40 डिग्री बन रहा है। मिरर M1 और ये मिरर M2 है। तो अगर मैं M1 की बात करता हूँ, है ना, तो M1 यानी कि ये वाला मिरर, इसकी इमेज 20 डिग्री एंगल पे ही बनाएगा। तो ये बनेगी इमेज I1, जो कितने डिग्री पर बनेगी? 20 डिग्री पर, पहली इमेज। और M2 मिरर जो होगा वो 40 डिग्री पर बनाएगा।
ठीक है ना। तो यहाँ से ये 60 तो है ही, और ये बचा हुआ जो है वो 30 है, क्योंकि 60 और 30 90 तो हो ही गया। अब इस मिरर से 40 डिग्री का मतलब 30 और 10 इधर, यानी इस पॉइंट पर इसकी इमेज आएगी I2, जो इस मिरर से कितना एंगल बना रही होगी, 40 डिग्री पर। ठीक है ना। अब उसके बाद में क्या होगा, आप एक बार चेक कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन सी पोजीशन पे इमेज बनने वाली है यहाँ पर। अब ये जो I2 है, इस I2 को देखिए, तो ये I2 इमेज इस मिरर के लिए, M1 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और आप देखिए कितना एंगल बना रही है ये। तो ये एंगल है 10 डिग्री। तो बस अब आगे से आगे आपको क्या करना है, मिरर के बीच में जो भी एंगल है वो जोड़ते जाना है, तो आपको इमेज की पोजीशन मिलती जाएगी। दो इमेज आपने पता लगा ली, I1 और I2। अब इसमें आप 60 ऐड कीजिए, क्योंकि मिरर के बीच में एंगल 60 है, तो 80 डिग्री पर इमेज बन जाएगी इसकी। इसमें 60 ऐड करेंगे आप तो 100 डिग्री आ जाएगी। ठीक है। अब इसमें आप 60 ऐड करते हैं तो 160, और इसमें ऐड करते हैं 60 ऐड करते हैं तो आएगा 140। आप चेक कीजिए, 140 160 प्लस मिरर के बीच का एंगल अगर 360 डिग्री आ जाएगा, तो इसका मतलब इमेजेस जो होंगी वो कोइंसाइड करेंगे, यानी वो इमेज एक के ऊपर एक होंगी। तो सब मिलाकर के 5 इमेजेस आपको मिलेंगी, 20 डिग्री पर, 40 डिग्री पर, 100 डिग्री पर, अगर सीक्वेंस से देख रहे हैं तो 80 डिग्री पर, 100 डिग्री पर। ठीक है ना। और इसको आप 140 से 160 कुछ भी बोल दीजिए, क्योंकि ये दोनों तो कोइंसाइड करेंगी। तो इमेज 1 2 3 4 और 5, तो इस तरह से 5 इमेजेस बनेंगे, जो सारे की सारी सर्किल पर होंगी। ठीक है ना। एंगल की पोजीशन मैंने आपको बताई दी, तो आप ला सकते हैं। ये जो जिसके नीचे मैंने लिखा है उसी से एंगल बनेगा, M1 से 100 डिग्री। तो M1, ये रहा मिरर M1, 100 डिग्री का मतलब यहाँ पे 10 डिग्री पर इमेज बन रही होगी ये, जिसका नाम मैंने I3 रखा है। M2 से 80 डिग्री पर, M2 ये रहा मिरर, ठीक है ना। और ये एंगल 60 है, तो ये होगा 30, और ये 10 40, इसमें 40 और ऐड कर दें तो 40 और 10 50 डिग्री हो जाएगा। तो ये इमेज हो जाएगी I4। अब ये देखिए 10 डिग्री और 40 डिग्री 50 डिग्री, तो इसका मतलब ये एंगल बच गया 40, और ये 10 था तो ये बच गया 80। 140 डिग्री बन रहा है M1 से। 140 डिग्री का मतलब आप देखिए कि किस जगह पर आएगा। ये हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक 90 और 100, और इसके बीचों बीच यहाँ पर आएगा I5, जिसकी पोजीशन इस मिरर M1 से जो आएगी वो तो होगी 140 डिग्री। +40 80 है ना, और +40 120 और 10 130, और ये 30 160। तो ये इमेज I5 जो है ये कोइंसाइड करेगी। तो इस तरह से अलग अलग पोजीशन पर आपको इमेजेस मिलेंगी। ठीक है। तो ये था पैरेलल मिरर और प्लेन मिरर और उससे रिलेटेड बातें। ठीक है। नंबर ऑफ इमेजेस से आपसे पूछी जाती है तो आप बता देंगे, और या फिर इवन कहाँ बनेगी ये भी मैंने आपको बता दिया है। आगे बढ़ जाते हैं हम और स्टार्ट करते हैं कर्व्ड मिरर से या स्फेरिकल मिरर।
तो होता क्या है कि जैसे अभी हमने प्लेन सरफेस ली है, ऐसे ही हम एक सॉलिड स्फीयर लेंगे, ध्यान में रखिएगा, सॉलिड स्फीयर है ये, और इस सॉलिड स्फीयर को हम कहीं से कट कर देंगे, जिससे इसका एक पार्ट अलग हो जाएगा। और जहां से हम कट करेंगे, मान लीजिए हमने इसको यहां से कट कर दिया है, तो कट करने के बाद में ये टुकड़ा जो है वो अलग हो जाएगा। ये टुकड़ा अलग हुआ यहाँ पर, ये एज अ कर्व मिरर बिहेव करेगा। जिसका ये पार्ट यहाँ पर जो होगा वो सर्कुलर होगा, होलो स्फीयर भी हो सकता है और सॉलिड स्फीयर भी। सॉलिड स्फीयर में अगर हमने ये लिया है पार्ट, तो यहाँ से इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा कोई बॉडी का, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो है वो मिरर था, तो इसे हम बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। और अगर अंदर के पार्ट पर हम लोगों ने पॉलिश कर रखी है, यानी रिफ्लेक्शन यहाँ से होगा, तो उसको हम बोलेंगे कॉनकेव मिरर। अब ये स्फीयर क्यों इंपॉर्टेंट है? बहुत सारे पॉइंट्स के लिए। सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है, जिसको हम सी से बोलते हैं, वो इसी स्फीयर का पार्ट होगा जिस स्फीयर से हमने इस मिरर को काटा है, ठीक है ना। आर इसकी रेडियस होगी, ये कहलाएगा प्रिंसिपल एक्सिस, और एम से लेकर के एम डैश ये कहलाएगा अपर्चर। इसका एक्सट्रीम पॉइंट जो होता है पी, वो कहलाएगा पोल, और इसको ले लेते हैं ओ, ओ कहलाएगा इस मिरर का सेंटर। तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टर्म्स इसके अंदर आई हैं? अपर्चर, एम से लेकर के एम डैश, इट इज द effective diameter of the mirror क्योंकि मिरर जो करके सामने आएगा, अभी आप देखिए मैंने आपसे बोला कि इसका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर होगा, तो ये एम से लेकर के एम डैश वाला जो पार्ट है ये सर्कुलर है, और यहां से लेकर यहां तक इस सर्कुलर पार्ट का डायमीटर है। सॉरी। आर है रेडियस ऑफ कर्वेचर, सी है सेंटर ऑफ कर्वेचर, पी है पोल, और जो लाइन जोड़ रही है सी और पी को,
वो है प्रिंसिपल एक्सिस। कुछ एक और पॉइंट्स भी आते हैं जिनको आगे देखते डिस्कस करते हैं हम। तो अगर ये मिरर है, इसका ये पीछे का पार्ट है, कॉनकेव पार्ट से आप देख रहे हैं कि रिफ्लेक्शन होगा यहाँ पर। तो ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी जो ऊपर दिखाई है। ये इसका एक्सट्रीम पॉइंट है तो P है। ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा C। C से P का जो डिस्टेंस है वो रेडियस है। और इसके बीच में एक पॉइंट आएगा, इसको बोलते हैं फोकल प्लेन। ठीक है ना? इट इज द प्लेन पासिंग थ्रू द फोकस। फोकस क्या होता है अभी बताएंगे। पासिंग थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। फोकस क्या होता है? अगर पैरेलल रेज आती हैं, पैरेलल का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पर मीट होती हैं या मीट होती हुई मिलती हुई दिखती हैं वो फोकस कहलाता है। लेकिन उससे पहले आपको देखना पड़ेगा कि जनरल रूल्स क्या होंगे रिफ्लेक्शन के। पहली बात तो ये कि जो भी आप नॉर्मल लेंगे, सरफेस का जो भी नॉर्मल होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि स्फीयर पर आप कोई भी परपेंडिकुलर लेंगे तो सेंटर से पास होगा ही होगा। ठीक है ना? दूसरी बात ये कि एंगल आई और एंगल आर तो फॉलो होगा ही होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर ये मिरर है और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो जितने भी नॉर्मल होंगे वो सारे के सारे यहां से पास होंगे। अब कोई भी लाइट रे अगर आती है तो नॉर्मल से जिस एंगल पे इंसिडेंट होगी उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट भी होगी। तो अगर मैं पैरेलल रे की भी बात करता हूँ, से पैरेलल रे आई और ये पैरेलल रे इस नॉर्मल से एंगल आई पर इंसिडेंट हुई है, तो इस नॉर्मल से एंगल आई पर ही ये रिफ्लेक्ट भी होगी। पैराक्सियल रेज जो इस एक्सिस के पास होती हैं, तो ये इस पॉइंट से पास हो रही है पैरेलल रे, जो कि जनरल रिफ्लेक्शन के रूल्स को फॉलो करते हुए है। इसी तरह से अगर आप एक और पैरेलल रे की बात करें तो वो पैरेलल रे
जिस एंगल पे आई है उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट होकर के जाएगी। पैरेलल रेज रिफ्लेक्शन के बाद में जिस पॉइंट पर मिलती हैं उसे हम फोकस कहते हैं। ये हो जाएगा पोल। तो जनरल रिफ्लेक्शन के रूल्स को फॉलो करते हुए ही हमने पता लगाया है कि फोकस एक वो पॉइंट होता है जहां पर पैरेलल लाइंस आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट होती हैं या फिर मीट होती हुई दिखती हैं। ठीक है ना। जो लाइट रे आपको पता है नॉर्मल के अलॉन्ग आती है तो उसमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता, वो जिस एंगल पे आती है उसी एंगल पे चली जाती है। तो अगर ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ये नॉर्मल होंगे। है ना। अगर कोई लाइट रे इस नॉर्मल के अलोंग आ रही है, यानी कि ऐसे आ रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद इसी एंगल पर लौट भी जाएगी। तीसरी बात कि अगर कोई लाइट रे पोल पर आती है, ये तो आपको दिखेगा ही कि जिस एंगल पर आएगी उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी। तो आप इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे, जो बातें मैंने आपको लिखी हैं, पढ़ाई हैं, तो आपके क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होंगे। कर्व मिरर हमने स्टार्ट किया है, जिसको हम कंटिन्यू रखेंगे। नेक्स्ट रन पर हम इस कर्व मिरर को खत्म कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।